हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन। आज की क्लास में हम एक नेचर पोएट जो है उनकी पोम पढ़ने वाले हैं और ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, द सॉलिटरी रिवर। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोम एंड वेरी इजी टू। एज वी नो कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स हुआ करते थे, एस टी कॉलरिज को थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, बिकॉज वो प्रोज एंड पोएट्री को जो है वो सेम उसमें लैंग्वेज में लिखना पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पोइट्री की लैंग्वेज है वो अलग होनी चाहिए, प्रोज की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, और कॉमन ह्यूमन बींग्स यानी जो कॉलिक्वल लैंग्वेज है उसका यूज कम किया जाना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है या जो रीडर है उसको डीफैमिलियराइजेशन जो है फील हो। लेकिन हमारे वर्ड्सवर्थ जो है वो हमेशा प्लेन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो कॉलिक्वल लैंग्वेज होती है, यानी रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। जो कॉमन मैन है वो उसको इजीली समझ पाए, यानी जो मैन ऑफ लेटर्स जो है, जो बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों की बजाय हर किसी व्यक्ति को, यानी वो तो समझ ही लेंगे इजीली, बल्कि कॉमन पीपल जो हैं वो भी उसको एंजॉय कर सकें। इसीलिए वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, उन्होंने हमारे सामने ऐसी ऐसी पॉम्स रखी हैं जो हर कोई पर्सन, चाहे वो जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर कोई स्कॉलर हो, उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसीलिए उसको जो है कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉलिटरी रीपर, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। एज यू नो, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका टाइम पीरियड 1770 से लेकर के कब तक है? ये है हमारा 1850 तक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1850 जो है, आपको इस ईयर को ध्यान रखना है। इस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स हुए थे वो आपको बताने हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि इन द ईयर 1850 जो हमारे बीच में जो नेचर पोएट हैं वो नहीं रहे थे, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है 1850 में डेथ हो जाती है। और इस ईयर में और क्या क्या जो है 3 to 4 पॉइंट्स आप लिखकर मुझे भेजना कि और कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका टाइम पीरियड 1770 से लेकर के 1850 तक माना जाता है। और इनका जो बर्थ है वो कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, ये डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी लेक जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, इसीलिए इनको लेक पॉइंट भी कहा जाता है। यानी लेकर्स, अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो है क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ग्रुप ऑफ विच फॉलोइंग which is not belongs to this group, यानी लेकर्स के ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता है। एंड यू वर गिवन विद द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस थे, एंड उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने थे कि कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो आपके लेकर्स थे, कौन कौन से पोएट, सॉरी। तो देखिए, उनमें जो है वर्ड्सवर्थ का नाम भी था, और एक 2-3 जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं ऑफ द रोमांटिक एज, उनके नाम थे, और उनमें से आपको फाइंड आउट करना था कि लेकर्स कौन कौन है। देखिए, उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इनको जो है 1843 में पोएट लॉरिएट बनाया गया था। नाउ यू हैव टू आंसर मी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट कौन थे? सोचकर बताइए। यस, वो है जॉन ड्राइडन। और अब जो है हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये 1843 में बने और 1850 तक जो है ये क्या रहते हैं? ये पोएट लॉरिएट रहते हैं। डिफाइंड पोएट्री, देखिए इनके जो व्यूज हैं पोएट्री के बारे में वो क्या है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस, यानी ये नेचुरल जो है ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। यानी आपने कुछ भी जो है व्यू देखा, वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है, इंटेंस या फिर नेचुरल आप कह सकते हो। वो जो आप देख रहे हो उसको नेचुरली आपने किसी व्यू को देखा, और उस व्यू को देखने के बाद आपके अंदर कुछ इमोशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। और कब होते हैं, यानी उसका जो इम्प्रिंट है वो कब जो है, कब तक रहता है? जब आप उस चीज को जो है आपकी साइट से दूर कर देते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनका एक व्यू था कि वो जब किसी भी ब्यूटी को देखते हैं उसके बाद उसका इम्प्रिंट जो है वो काफी देर तक उनके ऊपर रहता है, यानी उसका प्रभाव जो है ऑब्जर्वेशन के बाद काफी लंबे समय तक उनके ऊपर रहता है। और जब वो ट्रैंक्विलिटी
ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि जब वो पीस में, कामनेस में कहीं पर बैठे हो, वो काउच भी हो सकता है उनके घर का, वो उनके घर का बेड भी हो सकता है, कहीं ऐसी प्लेस जहां पे वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, और फिर वो इम्प्रिंट जो है वो उनके माइंड में क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश होने के बाद फिर वो उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके फिर उसको क्या करते हैं, एक कंपोजिशन या एक पोएट्री की फॉर्म में जो है हमारे सामने लेकर आते हैं। यानी जितनी भी वर्ड्सवर्थ की पोम्स हैं वो सारी की सारी क्या है, किसी उसके लाइव एक्सपीरियंस को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, या किसी भी लाइव एक्सपीरियंस को क्या करती हैं, वो आपके सामने आफ्टर सम टाइम जब वो ट्रैंक्विलिटी में बैठे हैं, यानी उसको रिकॉल करते हुए उन एक्सपीरियंस को वो नॉस्टैल्जिक फॉर्म में जो है याद करते हैं, उसको क्या कहा है उन्होंने कहा है कि पोएट्री जो है, यानी जो कुछ भी वो लिखते हैं वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स है, और जिसको उसने किसमें लिखा है, ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट किया है उसको ट्रैंक्विलिटी। ये नहीं कि वो पेन और पेपर साथ रखते थे, ऐसा नहीं है कि जैसे डैफोडिल्स उन्होंने देखे और वो उसी टाइम वहीं पर लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं। नेचर पोइट क्या है, उसको एंजॉय करते हैं पहले, एंजॉय करने के बाद जब वो पीस में या कामनेस में बैठते हैं, फिर जो जो पॉइंट्स यानी जो ज्यादा चीजें उनको मैस्मराइज करती हैं उनको रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के बाद जो है वो उसको लिखने बैठते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि ये जो पोएट्री की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि पोएट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, यानी जो उन्होंने महसूस किया, जो पावरफुल फीलिंग्स उनके अंदर जो है आई, वो उनको जो है क्या करना, रिकलेक्ट करना ट्रैंक्विलिटी में, वो ही क्या है, पोएट्री है। स्पिरिचुअल रिलीजन यानी ये पैंथिज्म, आपको पता है कि एट द टाइम जब आप लिरिकल बैलेड्स की बात करते हैं, रोमांटिक एरा की बात करते हैं, तो जस्ट बिफोर आपको पता है ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जिसमें जो वर्ल्ड है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को फेस कर रहा था। आपको पता है 1789 के अराउंड जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका अकर होता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हर तरफ जो है कियोस, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एट द टाइम जितने भी राइटर्स हैं अपार्ट फ्रॉम कीट्स, उन सबके ऊपर जो है इसका एक एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इम्प्रिंट रह जाता है। और उस चीज से बचने के लिए, या आप कह सकते हो उन चीजों को, जब उनके आसपास इतना क्योस एंड कंफ्यूजन है, उस चीज से ये थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए नेचर की लैब में चले जाते थे। यानी ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह उस चीज से बचने के लिए चले जाते थे जहां उनको अल्टीमेटली सुकून महसूस होता था, और वो इनके लिए नेचर था। यानी नेचर को जितने भी आपके रोमांटिक पोएट हैं उनका ये मानना था कि नेचर एज अ टीचर भी है, नेचर एज अ जो है उनका आप कह सकते हो मेंटर भी है, नेचर एज अ हीलिंग पार्ट भी है। इट मींस कि नेचर को वो जो है वो एक ऐसा फोर्स मानते थे जो उनकी लाइफ को जो है वो ड्राइव कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम कीट्स, कीट्स का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास कि उनका जो है वो डिफरेंट कैसे है ना। पर अभी हम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने नेचर को क्या माना, नेचर को गॉड। और जो लोग नेचर को गॉड मान करके उनकी पूजा करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको पैंथिज्म कहा जाता है। यानी पैंथिस्ट या उस जो है प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैंथिज्म। तो नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर, तो ये आप कह सकते हो कि इनके लिए सबसे बड़ा स्लोगन था। नाउ देखिए कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए ये फेमस क्रिटिक रिव्यूज यहाँ पे एड ऑन किए हैं, जो कि किसके बारे में है, विलियम वर्ड्सवर्थ के। देखिए जेके स्टीफन जो है वो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ की टू वॉइसेस है, एक तो है डीप सी और दूसरी है ओल्ड हाफ विटेड शीप। डीप सी का मतलब कि ही वाज वेरी फिलोसॉफिकल। एक तरफ तो है शेक्सपियर सॉरी वर्ड्सवर्थ जो है एक तरफ कैसी बात करते हैं, बहुत ही डीप, बहुत ही फिलोसॉफिकल ऐसी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ओल्ड हाफ विटेड शीप। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है उनको ओल्ड हाफ विटेड शीप के साथ। तो आपने जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये कोटेशन आ जाए कि हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ दैट ही हैज टू वॉइसेस, वन इज ऑफ द डीप सी एंड देयर इज एन ओल्ड हाफ विटेड शीप, तो आपको पता होना चाहिए जेके स्टीफन ने उनके बारे में कहा है। दूसरा आपको याद रखना है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री जो है इज अ ग्रेट बिकॉज of the extraordinary power with which Wordsworth feels the joy offered to us in nature। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने इनके बारे में कहा है। कॉलरिज जो है वो भी इनको प्रेज करते हैं, अनएग्जाम्पल्ड ग्रैंडयोर की बात करते हैं, बट क्रिटिसाइज्ड
ओकेजनल प्रोजेक्ट स्टाइल इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हु क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ बाय सेइंग his writing or his language as a prosaic language, ठीक है, तो ये जो है किसने कहा था, या क्योंकि देखिए प्रोज, इन्होंने क्या कहा कॉलरिज ने कि जो लैंग्वेज ऑफ पोएट्री है और जो लैंग्वेज ऑफ प्रोज है दैट शुड बी डिफरेंट, यानी वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए ताकि हम जो है लोगों को थोड़ा सा डीफैमिलियराइजेशन फील करवा सके, यानी जो पोएट्री है सिर्फ वो लोग ही पढ़ पाए जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको बहुत ज्यादा, जिनको मैन ऑफ लेटर्स आप कह सकते हो, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, जो स्कॉलर्स है ना। तो कहते हैं कि इसलिए लैंग्वेज जो है हमारी कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बट एज यू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बायोग्राफिया लिटरेरिया में उनकी लैंग्वेज स्टाइल को प्रोजेक्ट स्टाइल कह करके क्रिटिसाइज किया है एसटी कॉलरिज। और आपको ये भी पता है कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। इन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेट्स के साथ जो है रोमांटिक एज की फाउंडेशन रखी थी। तो आपको ये बात पता भी होगी, मैं यहाँ पे रिकॉल भी करवा रही हूं कि वर्ड्सवर्थ प्लस कॉलरिज, WW मींस वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, दोनों ने मिलकर के जो है 1798 में लिरिकल बैलेट्स जो है ये मास्टरपीस लिखा था, और इस मास्टरपीस के साथ इन्होंने रोमांटिक एज की जो है नींव रखी थी। स्विनबर्न जो है उन्होंने इनको कहा सब्लाइम एंड यूनिक इन इट्स ओन डोमेन। अब देखिए जो स्विनबर्न है वो तारीफ कर रहे हैं, इनको कहते हैं कि ये सब्लाइम है एंड यूनिक है। सब्लाइम इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जो बियॉन्ड आपके जो है इमेजिनेशन, यानी बहुत अपने आप में ही जो सुपीरियर, अपने आप में जो सब्लाइम, ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको आओ एंड जो है जैसे आप किसी भी चीज को देख करके आप शॉक्ड हो जाते हो, प्लस आप हैप्पी भी होते हो, हैरान भी होते हो, तो दोनों जो इमोशन साथ में क्रिएट जो है कोई कर सकता है तो वो वर्ड्सवर्थ कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्विनबर्न। यानी सब्लाइम जो है, यूनिक जो है, वो किसने कहा है, वो कहा है स्विनबर्न ने वर्ड्सवर्थ को। आई होप ये 3 जो कोटेशन है आपको, 4 कोटेशन सॉरी, आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सॉलिटरी रीपर। इसका आपको इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है कि ये जो पोम है इसकी जो है ये रिटन हुई थी, यानी लिखी गई थी 1805 में, और ये पब्लिश हुई थी आफ्टर 2 इयर्स 1807 में। और ये जो है किसमें थी, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, यानी इन द कलेक्शन। ये इनका पोम का जो है कलेक्शन है जिसका नाम है पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स, और इन्हीं में से एक पोम है इनकी द सॉलिटरी रीपर, जो कि 1807 में जो है आपकी पब्लिश होती है। इट इज अ लिरिकल बैलेड बेस्ड ऑन थॉमस विल्किंस बुक टूवर्ड्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पोम है एक्चुअली क्या था, ये खुद भी जो है स्कॉटलैंड में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जो है वो स्कॉटलैंड में टूर पे गए थे, और टूर पे ही जो है जाकर के उसके एक्सपीरियंस को ही जो है इस पोम में उन्होंने लिखा है। तो जैसे कि थॉमस विल्किंसन ने भी एक बुक लिखी है टूवर्ड्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। जो विल्किंसन है वो तो ब्रिटेन गए थे, लेकिन ये कहां जाते हैं, ये स्कॉटलैंड जाते हैं 1803 में अपनी सिस्टर के साथ, डोरोथी के साथ, और उसी एक्सपीरियंस को, एज आई हैव टोल्ड यू, कि ये जो हैं अपने एक्सपीरियंस को बाद में ट्रंक्विलिटी में बैठ करके लिखते थे। तो जब गए तब तो उनके साथ कौन थी, उनकी सिस्टर डोरोथी थी, और बाद में जब इन्होंने लिखा, देखो 1803 में गए और 1805 यानी आफ्टर 2 इयर्स इसमें जो है इन्होंने लिखा, और 2 इयर्स के बाद फिर इसको 1807 में इसको पब्लिश किया। सो हेंस प्रूव ना कि ये उसी टाइम तुरता फुरते में कुछ नहीं लिखते थे, ये एक बार के लिए उस एक्सपीरियंस को अच्छे से एंजॉय करते, एंजॉय करने के बाद जो है जब ये थोड़ा सा उनका अनुभव, एक्सपीरियंस पुराना हो जाता तो फिर उसको रिकॉल करते, अपने माइंड पे जो है प्रेशर डालते, और जो अच्छे अच्छे इम्प्रिंट्स इनके ऊपर रह जाते उन इम्प्रिंट्स को हमारे सामने पोएट्री के फॉर्म में ये कंपोज कर देते। तो आई होप यू गॉट इट। इसका जो थीम है वो क्या है, परमानेंट यूनिवर्सल इम्पैक्ट ऑफ मेलोडियस म्यूजिक एंड नेचुरल ब्यूटी ओवर ह्यूमन सोरो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि जैसे आप ह्यूमन सोरो का मतलब आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर समटाइम फील स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, जो है एंजाइटी फील करते हैं, वी फील सोरो, हमें दुख भी महसूस होता है। तो इन दैट सिनेरियो नेचुरल ब्यूटी एंड मेलोडियस म्यूजिक जो है
वो आपके ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट डालता है। तो देखिए, इसी को जो है यानी जो परमानेंट और यूनिवर्सल इंपैक्ट है मेलेडियस यानी बहुत ही मीठे जो है म्यूजिक का, संगीत का और नेचुरल ब्यूटी का, उसके बारे में जो है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोम के अंदर। इसकी सेटिंग जो है वो आपको पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे, और अभी मैं बता देती हूँ। ब्यूटीफुल स्कॉटिश हाईलैंड है। द गर्ल इज सिंगिंग इन गेलिक और अर्स लैंग्वेज। गेलिक क्या है? ये जो स्कॉटिश जो है हाईलैंडर्स हैं उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। हाईलैंडर्स, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हैं उनका जो है डायलेक्ट कह सकते हो वो गेलिक है, तो स्कॉटिश गेलिक भी कह सकते हो इसको। तो जो गर्ल है वो किसमें जो है सॉन्ग गा रही है, वो गेलिक लैंग्वेज में गा रही है। अब आप इस चीज को सोचेंगे कि वो तो स्कॉटिश जो है गेलिक लैंग्वेज में गा रही है, तो वर्ड्सवर्थ जो है क्या उस सॉन्ग को समझ पा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। वो गर्ल जो कुछ भी गा रही है उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज सेइंग, लेकिन उसके जो इमोशंस हैं, जो उसके हाव भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, उससे वो आइडिया लगा पा रहा है कि हो सकता है ये जो गा रही है वो कोई उसके जो है पास सोरो की कहानी हो सकती है। हो सकता है जो रिसेंटली कोई ऐसा उसके साथ जो है मिसहैप हुआ है उसके बारे में ये बता रही है सॉन्ग के थ्रू। या हो सकता है जो पास्ट हीरो एंड मार्टियर्स हैं उनकी जो है मार्टिडम की कहानियां या फोकलोर जो है ये अपने सॉन्ग के थ्रू जो है सब तक पहुंचाना चाह रही है। तो ये जो है अपने फील्ड्स में अकेले काम कर रही होती है, एक स्कॉटिश गर्ल होती है और वो सॉन्ग गा रही है, और उस सॉन्ग को जो है सुन करके यहाँ पे कुछ पल के लिए जो वर्ड्सवर्थ हैं वो ठहर जाते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं। जो भी पासर्स बाय हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो तो ठहरिए, एंजॉय कीजिए, अदरवाइज डिस्टर्ब मत करें, अपने अपने रास्ते पर चलते रहिए, एटलीस्ट मुझे तो एंजॉय करने दीजिए। सो ये जो पोम है ये बहुत इंटरेस्टिंग बट इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए उसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पोम जो है ये क्या है, 4 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। किसमें? 4 स्टेंजाज, एंड 4 स्टेंजाज मींस 8 लाइंस ईच, यानी टोटल कितनी लाइंस है हमारे पास? 32 लाइंस इन टोटल हैं। इसकी राइम स्कीम देखिए, एज यू नो जो रोमांटिक पोइट्स थे दे जस्ट रिजेक्टेड द नॉर्म्स एंड द रूल्स ऑफ द क्लासिकल और एंशिएंट राइटर्स। इनको रोमांटिक एज को जो है रोमांटिसाइज किया गया है, या आप कह सकते हो ये वो एज है जिसमें वो लोग अपने हार्ट की सुनते थे ना कि अपने माइंड की। जस्ट बिफोर इसकी एज अगर हम देखें नियो क्लासिकल है जिसमें ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है, वो दे स्ट्रिक्टली अधेयर टू द नॉर्म्स ऑफ द एंशिएंट राइटर्स। लेकिन रोमांटिक एज वाले जो राइटर्स हैं उनको आप देखोगे कि कोई ऐसे नहीं कि कोई प्रॉपर जो है मीटर में लिख रहा हो या फिर जो है कोई कपलेट में लिख रहा हो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, या फिर जो है कोई राइटर किसी भी प्रॉपर राइम स्कीम में लिख रहा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने फ्री वर्ड्स में लिखा था। हाँ, कहीं कहीं जो है ऐसे ही कहीं पर जो है कोई मैच हो गया हो जो है राइम स्कीम, वो अलग बात है, बट इन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया। जो ओवरफ्लो मतलब जो उनके हार्ट में जो कुछ भी इमोशंस जो है आए, उन इमोशंस को एज इट इज इन्होंने पेन एंड पेपर लेके उस पर जो है उतार दिया। यानी ये दिल की सुनते थे, दिमाग की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, और जो दिल की सुनता है वो कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है। सो ये सेम था इनके साथ कि इनकी जो राइम स्कीम है वो जनरली ऐसा कुछ माना जाता है ए बी सी सी डी डी, बट ऐसा है नहीं। इसमें वेरिएशंस मिलेंगी आपको, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सी राइम स्कीम आएगी, है ना। तो ये ऐसा ही लिखते थे। इसके जो मीटर है, जनरली मीटर जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में, यानी 4 आयम्बिक फीट हैं पर लाइन। आपको पता है कि 8 जो है 4 स्टेंजास हैं, और 4 स्टेंजास में 8 लाइंस ईच हैं, और वो लाइनें जो है वो किसमें लिखी गई हैं? आयम्बिक टेट्रामीटर में, यानी शॉर्ट शॉर्ट लाइंस होती थी। ज्यादा आप देखोगे ना अभी पोम, एक पोम के अंदर आपको ज्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे जो है सेंटेंसेस या शॉर्ट जो है इन्होंने सेंटेंसेस का यूज किया है, एंड वेरी इजी लैंग्वेज इन्होंने यूज की है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा, यहां पर मैंने एक माइंड मैप दे रखा है कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ वो खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, एक लड़की है वो क्या कर रही है, वो अपने हाथ में एक सिकल ले रखी है, उसने ऐसे कुछ एक जो है
आपको पता होगा इस तरीके का एक फार्मर जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको जनरली इन हिंदी हम हसिया कहते हैं, और उसे ऐसे ना हार्वेस्टिंग के लिए या ऐसे काटने के लिए फसल को जो क्रॉप्स होते हैं उनको काटने के लिए उस हसिये का प्रयोग किया जाता है। वो लोहे का बना होता है यहाँ से, ठीक है, मेटालिक होता है। तो ऐसे कुछ वो लेकर के और उसमें बेंड हो रखी है, मतलब वो लड़की जो है वो इस तरीके से हसिये से कुछ काट रही है और वो बेंड होकर के ऐसे कुछ काट कर कुछ गुनगुना रही है, और वो जो गुनगुना रही है वो बहुत ही मीठी स्वर में, मीठा स्वर जो है वो प्रतीत हो रहा है, वो लग रहा है किसको, वर्ड्सवर्थ को। तो इट मींस कि गर्ल्स का सॉन्ग जो है वो वर्ड्सवर्थ को क्या कर रहा है, वो मेस्मराइज कर रहा है, और वो सीधा उसके क्या लग रहा है, बिल्कुल दिल में लग रहा है, यानी पोएट्स के हार्ट को टच कर रहा है ना। और वो उस टाइम पर जो है इतना मेस्मराइज हो जाते हैं, इतना हिप्नोटाइज फील करते हैं अपने आप को कि वो एकदम बेसुध होकर के वहां खड़े होकर के आराम से उसके जो है सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। और फिर वो परमानेंट जॉय जो है, यानी उसको एंजॉय करके वहां से वो स्टूअर्ट से आ जाते हैं इंग्लैंड वापस। ये तो स्कॉटलैंड की बात चल रही है 1803, यानी वो कब गए थे स्कॉटलैंड, 1803 में टूर पे गए थे अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। तो वहां पर इन्होंने सिर्फ एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने वही लिखनी शुरू कर दी, वो वापस आए और 1805 में उन्होंने इस पोएम को कंपोज करना शुरू किया। 1805 में इसको कंपोज करना शुरू किया, धीरे धीरे 2 साल लगे उसको रिकॉल करके, और 1807 में उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिश। यानी एक्सपीरियंस तो 1803 में, फिर 1805 में क्या हुआ, उन्होंने इसको राइट किया यानी रिटन, और उसके बाद 1807 में क्या किया इन्होंने इसको पब्लिश किया। तो W फॉर रिटन, P फॉर पब्लिश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिर जो है, जो परमानेंट जॉय मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो परमानेंटली उनके ऊपर लास्टिंग इफेक्ट रख गई, और उन्हीं चीजों को जो है उन्होंने अपनी पोएम के थ्रू हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए, आपको पता होगा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमारे लिए हो सकता है वो सिंपल एक गर्ल हो जो अपने खेत में काम कर रही हो, बट नजर देखिए, आप कहते हैं ना कि नजरिया बदलिए तो नजारा बदल जाएगा। तो इस तरीके का आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो स्कॉटिश गर्ल है, अगर आपके अंदर एक पोएटिक जो है क्रिएशन करने की एबिलिटी है, तो आप एक छोटे से, आप टमाटर को भी जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देंगे, डीफेमिलियराइज करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देंगे, और वो इतना ब्यूटीफुल जो है कॉम्पोजिशन बन सकती है अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो जस्ट लाइक रोमांटिक पोएट्स, वो छोटी सी चीज, जैसे अगर हम बात करें ग्रेशियन अर्न की बात करें, है ना, तो जो जॉन कीट्स है, आपने देखा होगा कि ग्रेशियन अर्न के ऊपर जो पिक्चर्स हैं, उसके ऊपर जो आर्ट है, उसको इतना इमॉर्टल जो है हमारे सामने जो है इमॉर्टल जो है पोर्ट्रे करके प्रेजेंट किया कि हम लोगों के ऊपर उसका लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो काफी टाइम तक रहता है। तो ऐसा ही कुछ जो है इस फॉर्म को पढ़ने के बाद आपके सामने फील होगा, आपको फील होगा। देखिए, दिस इज द पोम, यहां से मैं ये ओरिजिनल टेक्स्ट लिया है मैंने, एंड दीज आर सम वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। डिफिकल्ट तो नहीं है खैर, बट आपको थोड़ा सा साथ साथ मैंने दे दिया है, सो दैट अगर आप इन फ्यूचर अगर इस वीडियो को ना भी देखें, आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को जो है वो कलेक्ट करके और इसको खुद से भी पढ़ें, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस एग्जैक्ट लाइन मीन। ठीक है, तो देखिए, बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन, यॉन का मतलब क्या होगा, ओवर देयर, मतलब देयर, ओवर देयर मतलब वहां पर, over there. Behold her single in the field. Behold her means उसको देखो, look there यानी वहां पर देखो, single in the field means वो अकेली है, कहां पर, अपने फील्ड के अंदर। So the very easy line, yon solitary highland lass. Highland lass means, highland means होगी जो हाईलैंड होगी, जो स्कॉटलैंड की जो माउंटेन गर्ल है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, yon solitary, solitary अगेन आपकी अलोन, ठीक है, ओवर देयर अलोन हाईलैंड lass। तो इस लाइन में जाकर के हमें क्या पता चल रहा है कि एक हाईलैंड जो गर्ल है, माउंटेन गर्ल है, उसकी बात हो रही है। तो देखिए, behold her singer in the field, yon solitary हाईलैंड lass। तो देखिए, वहां पर देखिए, उस खेत में अकेली एक माउंटेन यानी एक पहाड़ी लड़की है। reaping and singing by herself, by herself again इसका मतलब क्या है आपका, alone। reaping and singing, reaping का मतलब होता है वो कुछ ऐसे कटाई का काम कर रही है, तो that means वो कटाई का काम कर रही है, और साथ में singing यानी गाना भी गा रही है, लेकिन वो क्या है, she is
ऑल अलोन, बाय हरसेल्फ मतलब उसके आसपास और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अकेली जो है अपने खेत के अंदर माउंटेन गर्ल काम कर रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब वो जो है वहां पे जो ट्रैवलर्स हैं जो वहां जा रहे हैं उस एरिया में से हो करके पास हो रहे हैं वहां से, तो कह रहे हैं उनको स्टॉप हियर, कि इस लड़की के गाने को सुनने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस गाने को आप एंजॉय करें तो आप यहाँ पर रुकिए और जेंटली पास, या फिर आप स्लोली यहां से निकल जाइए, यहां से पास हो जाइए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। कहते देखिए ये लड़की अकेली है, वो कट भी कर रही है और ग्रेन को जो है वो क्या कर रही है, बाइंड भी कर रही है। ग्रेन को बाइंड करने का मतलब आपको पता है, ऐसे जो आपके ये डट्ठल होते हैं, फसल जो होती है आपकी, इस फसल को एक नॉट के साथ जो है बांध दिया जाता है। तो जो ये नॉट के साथ बांधने की प्रोसेस है इसको कहते हैं बाइंड करना। तो कहते हैं जो ग्रेन है वो काट भी खुद रही है और जो कटा हुआ ग्रेन है उसको इकट्ठा करके उसको बाइंड करने का काम भी क्या कर रही है, ये लड़की अकेली कर रही है। एंड सिंग्स ए मेलनक्ली स्ट्रेन। मेलनक्ली का मतलब होता है सम सैड सॉन्ग, स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, सॉन्ग्स। अब वो आगे कहते हैं एंड सिंग्स अ मेलनक्ली स्ट्रेन, और ऐसा लग रहा है इट सीम्स दैट शी इज सिंगिंग अ मेलनक्लिक स्ट्रेन, यानी वो सैड सॉन्ग जो है वो कोई गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लिसन करे, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड। अब देखिए यहां पे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा, इस पूरी पोएम में ना एक आपको वो मिलेगा लिटरेरी डिवाइस जिसको बोलते हैं हम लोग इंजैबमेंट। देखिए अगर मैं इस लाइन को यहां तक मीनिंग निकालने की कोशिश करूं, और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप वैली, यानी जो गहरी घनी जो वैली होती है उसकी बात। अब देखिए फॉर द वेल प्रोफाउंड, आपको इससे मीनिंग नहीं समझ में आएगा, यू हैव टू जंप इन द वेरी नेक्स्ट लाइन, ऑन टू वेरी नेक्स्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पे इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब देखिए कहते हैं सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो डीप वैली है इस लड़की के सॉन्ग से जो है पूरी गूंज रही है, पूरी ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई होप यह लाइन आपको समझ में आ गई। देखिए behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the wail profound is overflowing with the sound. तो आपको ये लाइन समझ में आ गई कि एक लड़की है वो अकेली जो है माउंटेन गर्ल अपने खेतों में काम कर रही है, बिल्कुल अकेली है, यानी रीपिंग भी कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है। अगर कोई उससे सुनना चाहे तो सुन सकता है, और अगर नहीं सुनना तो डिस्टर्ब मत करो भाई, चुपचाप से यहां से निकल जाओ। देखिए अकेली है, काट भी रही है फसल को, प्लस उसको जो है बाइंड करने का भी काम कर रही है। अच्छा, जो ये गा रही है मुझे लगता है कि ये कोई मेलनक्लिक सॉन्ग है, कोई सैड सॉन्ग वो गा रही है। अरे ध्यान से सुनो, ये पूरी वैली जो है उसकी इस मीठे स्वर से गूंज रही है, ओवरफ्लो हो रही है। सो आई होप यू गॉट इट। अब देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपने जो है राइम स्कीम निकालना तो सीखा होगा, थोड़ा सा हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए यहां पे लास्ट में आ रहा है फील्ड, यानी जो यहाँ पे साउंड है वो हमारे वाउल और कॉन्सोनेंट का जो लास्ट में मिक्स होकर के जो साउंड आता है, जैसे हील्ड, तो ईल्ड के साथ जो है कोई भी और साउंड मैच नहीं हो रहा है ना। देखिए ए हो गया इसको। अब देखिए लैस एंड पास, लास वैसे लैस भी बोल सकते हो, लास्ट, तो एस एज, ठीक है, दोनों में आ रहा है तो मैं इसको बी और इसको बी कह सकती हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका साउंड किसी से मैच हो रहा है, हरसेल्फ, फील्ड, लैस, पास, ग्रेन, स्ट्रेन नहीं हो रहा, दैट मींस इसको मैं सी कह सकती हूं। तो ये क्या बन रहा है, ए बी सी बी। अब देखिए ए बी सी बी बन गया, ग्रेन एंड स्ट्रेन ये आपका डिफरेंट हो गया, इससे फाउंड और साउंड ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों जो है आउंट आउंट और एन एन, तो देखिए ये सेम सेम है तो इसको डी डी कह देंगे और उसको ई ई कह देंगे। इट मींस इसका कोई राइम स्कीम से लेना देना नहीं है, वो जो भी थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं उन सबको एज इट इज जो है अपने पेन एंड पेपर लेकर के पेपर पे उतार रहे हैं। इट मींस आपको ज्यादा इसके प्रति जो है सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ओ लिसन, अरे सुनो, इसका मतलब वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन, हम डायरेक्टली जो है किसी को एड्रेस करते हैं, तो इन दैट सिनेरियो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओ लिसन, ठीक है, और ये मार्क भी दे रखा है एक्सक्लेमेशन का। इट मींस
हेयर जो है, जो ट्रैवलर्स हैं, उन ट्रैवलर्स को डायरेक्टली यहाँ पे जो है एड्रेस किया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। अब देखिए कि उसकी एक आवाज से, आप देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो वेल प्रोफाउंड, यानी उसकी जो वैली है, वहां पर जो वैली है, उसकी जो साउंड है, लड़की का जो साउंड है, उससे पूरी वैली जो है वो ओवरफ्लो हो रही है। क्या ऐसा लिटरल ऐसा मीनिंग हो सकता है कि उसकी आवाज से जो है पूरी की पूरी जो वैली है वो एकदम जो है ओवरफ्लो होने लग जाए, मतलब उसकी आवाज उसमें समा ही ना पाए, ओवरफ्लो होने लग जाए। तो दैट मीन्स यहां पर जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, हाइपरबली का यूज हुआ। तो आपको पता चल गया अपोस्ट्रोफी ओ लिसन में, और हाइपरबली वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग में। अब देखिए आपको जब मैंने ये पोम पढ़ाई कि एक अकेली लड़की है, ठीक है, वो उसके हाथ में जो है सिकल है, वो अपने खेत में अकेले काम कर रही है, तो आपके सामने एक जो है 5 सेंसेस को इवोक करने वाली एक इमेजरी क्रिएट हो रही है ना। तो इमेजरी मीन्स आपके सामने वो इमेज बन रही है। जैसे मैं कहूं कि बारिश हो रही है, कि ऐसे धीमी धीमी जो है झट झट की आवाज करती हुई हल्की हल्की जो है वो डिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो वो बूंदाबांदी आपको होते हुए आपकी आंखों के सामने नजर आ रही है, दैट मीन्स दैट इज द विजुअल इमेजरी, है ना। तो जो विजुअल इमेजरी है यहां पर, वो आप इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है फील कर सकते हो कि एक लड़की है वो अकेली काम कर रही है। इट मीन्स एक आपको फील्ड दिख रहा होगा और उस फील्ड के अंदर जो है एक अकेली लड़की काम करती हुई आपको नजर आ रही होगी, आपके सामने एक इमेज बन रही होगी। आई होप यू गॉट दिस। अब देखिए सॉलिटरी गर्ल रीपिंग होल डीप वैली इकोइंग, तो ये विजुअलाइजेशन जो है फर्स्ट आपके स्टैंजा से आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। देखिए अगेन इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए शॉन्ट, हॉन्ट, ठीक है, बैंड्स, सैंड्स, यहां पे देखिए थोड़ा सा मैच हो रहा है आपका। ए बैंड्स, सॉरी ये सैंड इसके साथ आना था। लेट मी डू इट अगेन। चॉन्ट, ये चैंट के लिए यूज किया गया बच्चे। यहाँ पे चैंट जो हम लोग जनरली अपनी इंग्लिश में यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में, तो उसको यहाँ पे चॉन्ट वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद हॉन्ट, चॉन्ट, हॉन्ट, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, हॉन्ट। बैंड्स, सैंड्स, इट मीन्स ये भी दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। हर्ड, बर्ड, वेरी गुड। देखिए अब की बार इनकी राइम्स की बार रही है। सीज, हाइब्रिडीज, तो देखो सीज, हाइब्रिडीज, तो ये भी आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि आपका स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है उसमें परफेक्ट राइमिंग है ना। तो हम देखेंगे एक और में भी मिलेगी हमें। अभी सेकंड नंबर पे देखते हैं ए बी सी सी डी डी, यानी ये राइम स्कीम जो है वो हमें स्टैंडर्ड नंबर 2 में देखने को मिली है। अब देखिए नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, इट मीन्स in this paragraph the poet is going to compare the solitary reaper or the mountain girl, highland girl to a nightingale। किससे कंपेयर करेंगे, नाइटिंगेल से। तो देखिए no nightingale did ever chaunt, chaunt का मतलब chant। more welcome notes to weary bands, weary का मतलब होता है, आपने एक पढ़ा होगा ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसमें वेरी जो है वेज वर्ड आता है। तो वेज थके हुए तो फार्मर्स होते हैं, लेकिन वहां पे एक पोम है जिसके अंदर जो है वेरी वेज वर्ड यूज किया है। तो वेज थके हुए नहीं है, यानी रास्ते थके नहीं है, थका तो इंसान है, फार्मर है, लेकिन वहां पे वो एडजेक्टिव नॉन लिविंग थिंग से पहले यूज करके उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज कर दिया। यहां पर क्या किया, देखिए वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स है और ट्रैवलर्स के लिए यहाँ पे बैंड्स यूज किया है। जैसे कॉलोनी ऑफ आंट्स होती है, प्राइड ऑफ लायंस होता है, पैक ऑफ वुल्स होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन जो है वो बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स हमारे पास कनेक्टिव नाउन्स है। तो उन्होंने कहा मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स इन सम शेडी हॉन्ट। हॉन्ट, शेडी हॉन्ट का मतलब ओएसिस इन द डेजर्ट, यानी ये आपका कुछ एरिया है जो कि बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ इस सूखे एरिया में इधर से आपको क्या दिखता है, पानी वाला और थोड़ा ग्रीन, यानी ये ऐसे ग्रीन ग्रीन वाला एरिया, यानी बहुत दूर दूर तक क्या था आपके पास, दूर दूर तक जो है आपके पास क्या था, ऐसा सैंड से रिलेटेड एक डेजर्ट था। जैसे राजस्थान में आपको पता ही है, आपके जो इससे पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जो इलाके हैं जिसमें हम थार का डेजर्ट जो है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इस एरिया में क्या है, बाकी सब जगह क्या थी, इस पूरे एरिया में जो है क्या है, पूरा सैंड ही सैंड है ना। लेकिन एक पैची एरिया बीच में ऐसा है
जहां पर क्या है, आपको ओएसिस नजर आ रहा है। ओएसिस मतलब डेजर्ट के अंदर कोई ऐसी हरी भरी जगह है, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, यानी ट्रेवलर्स हैं वो थके हुए हैं, और वो थके हुए ट्रेवलर्स मतलब उनको दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अचानक से जो है उनको एक हरा भरा सा पैच नजर आ जाता है, एक जगह नजर आ जाती है जहां पे उस शेडी एरिया में वो बैठ करके रिलैक्स कर सके, आराम कर सके। तो देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर शोन more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt। यहां पे कहना चाह रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं किया होगा कि कोई जो थके हुए ट्रैवलर्स हैं उनको इस तरीके से वेलकम नहीं किया होगा। कहां पर, जो कि एक शेडी हॉन्ट की तलाश में, यानी कोई ऐसे थके हुए ट्रैवलर्स जो कि किसकी तलाश कर रहे हैं, कुछ जो है ग्रीन पैच की या थिक फॉरेस्ट की, आप कह सकते हो छांव की, जो है वो वेट कर रहे हो कि कब कोई छांव वाली जगह आए और हम जाकर बैठ जाएं, और वहां पर जो है उनको नाइटिंगेल ने जो है वार्म वेलकम किया हो। यानी ये जो लड़की की आवाज है ये क्या है, इतनी सूदिंग है कि नाइटिंगेल का जो वार्म वेलकम है वेरी जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए वो फीका पड़ रहा है। सो आई होप यू गॉट दीज लाइंस। अमंग अरेबियन सैंड्स, तो कौन से डेजर्ट की बात हो रही है, ये अरेबियन सैंड्स की बात हो रही है। तो अमंग यहां पे भी एंजॉयमेंट है कि शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स, तो यहां पे इसका जो है मीनिंग क्लियर होगा कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कि किसी भी नाइटिंगेल ने जो है आज तक इतना अच्छा नहीं गाया होगा। किस लिए, वेलकम करने के लिए थके हुए ट्रैवलर्स को, जो कि किसकी तलाश में थे, अरेबियन सैंड्स के बीच में एक ग्रीन पैच की तलाश में थे। यानी इतने अच्छे से वेलकम तो कभी नाइटिंगेल ने भी नहीं किया होगा, जितने अच्छे से जो है वहां पे पासिंग बाय जो पर्सन्स हैं या जो पासिंग बाय ट्रैवलर्स हैं उनको वो लड़की क्या कर रही है, वो उनको एंटरटेन कर रही है, आप कह सकते हो उनको रिलैक्स महसूस करवा रही है। So he is comparing to a nightingale. Next देखिए, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. Yes, again he is comparing. Again जो है वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, कुकू बर्ड के साथ। पहले उन्होंने किससे कंपेयर किया, स्टैंजा नंबर 2 में नाइटिंगेल के साथ, और फिर किसके साथ किया उन्होंने, कुकू बर्ड के साथ। क्या कह रहे हैं, इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड अ वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। थ्रिलिंग का मतलब बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही जो है एक्साइटेड, बहुत थकान को जो है दूर करने वाली आवाज जो है ऐसी कभी नहीं सुनी थी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ठीक है, यानी कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हाइब्रिडीज। हाइब्रिडीज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड की बात हो रही है कि ऐसा तो कभी किसी कुकू बर्ड ने जो है आइलैंड्स के ऊपर जो बंदे जो है, जो ट्रैवलर्स हैं, जो वहां पर जो आप कह सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो स्कॉटलैंड के अंदर हैं, वहां पर भी किसी कुकू बर्ड ने ऐसा जो है साइलेंस ब्रेक नहीं किया होगा जैसा कि इस लड़की ने इस एरिया में, यानी इस हाईलैंड्स के ऊपर हम लोगों को जो है एक तरह से आप कह सकते हो सूदिंग फील कराया है, रिलीफ फील कराया है। तो देखिए उसकी वॉइस को जो है क्या कहा है, थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी कुकू बर्ड भी स्प्रिंग टाइम में इतना मीठा नहीं गाता होगा, इतना थ्रिलिंग जो है उसका वॉइस नहीं होगा जितना कि इस जो है माउंटेन गर्ल का, हाईलैंड गर्ल का जो है साउंड है। सो आई होप यू गॉट दिस टू। देखिए यहां पे कुछ जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, लेट्स डिस्कस दैट। यहाँ पे कंपैरिजन है, आपको पता चल गया, और इसमें हाइपरबोली भी आप यूज कर सकते हो कि हर वॉइस इज बेटर देन नाइटिंगेल एंड कुकू। इट मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है इन दोनों जो है बर्ड के साथ, और हाइपरबोली तो ऑब्वियसली है ही। अब देखिए साइलेंस जो है यहाँ पे आपको पता है एक ही लाइन के अंदर स जो आपका साउंड है, एस और एस साउंड जो है ये 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड का जब एक ही लाइन में रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। यहाँ पे अरेबियन सैंड एंड हाइब्रिडीज आइलैंड्स, देखिए एक्सोटिक इमेजरी है, यानी सबसे एक्सट्रीम जो है ऐसा अरेबियन सैंड्स, यानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या दिखाई देते हैं, सैंड एंड सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट हो गया, यानी बहुत ही एक्सोटिक, यानी यहाँ पे गर्मी बहुत, और हाइब्रिड आइलैंड जो है यहाँ पर मॉइस्ट बहुत। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो एक्सोटिक इमेजरी दिखाई गई हैं वो भी यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, हमारे फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस एक्सोटिक इमेजरी का है। तो आई होप यू गॉट दिस पैराग्राफ, दिस स्टैंजा 2। इसमें नाइटिंगेल जो है वो अरेबियन डेजर्ट के अंदर है,
लैस की वॉइस मतलब लड़की की आवाज, और कुकू बर्ड हाइब्रिड आइलैंड के अंदर है। ये इमेजरी जो है आपको ध्यान रखनी है, इसमें लड़की की जो वॉइस है यानी जो सॉलिटरी रीपर है उसके साउंड को नाइटिंगेल और कुकू के बर्ड के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप देखिए, मुझे बताइए कि इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है राइम स्कीम। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सिंग्स, थिंग्स, देखिए ए फ्लो गो, इट मीन्स बी ले डे, ये दोनों सेम पेन गेन। तो इसकी और अलग आ गई भाई, देखो ए बी, यहां पे मैं लिख देती हूं ए बी सी सी डी डी, तो इसमें इस तरीके से आ रही है, तो डिफरेंट है ये भी, सेकंड वाले से भी डिफरेंट है ये तो, है ना। तो देखिए, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago। अब मुझे आप बताइए, इस वाली जो पोम है, इस वाला जो स्ट्रेंजा है, इससे आपको क्या जो है समझ में आ रहा है। देखिए, प्लेंटिव नंबर्स का मतलब क्या है? प्लेंटिव नंबर्स का मतलब सैड म्यूजिक या मॉर्नफुल म्यूजिक। प्लेंटिव क्या होता है? बहुत ही प्लेन, यानी जो किसी को मॉर्न करने के लिए यानी शोक मनाने के लिए जो म्यूजिक जो प्ले किया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बता पाए कि वो क्या गा रही है। तो इट मीन्स यहां पे जो यूज किया गया है वो क्या है, आपका रेट्रिकल क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि कोई नहीं बता पाएगा, है ना। इट मीन्स अंडरस्टूड है कि आपको आंसर पता है, बट स्टिल आप कहते हो कि क्या कोई नहीं बता सकता मुझे, क्या किसी के पास जवाब नहीं है। तो ये देखिए, यहां पे ये रेट्रिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। यहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? रेट्रिकल क्वेश्चन। इन द वेरी फर्स्ट लाइन देखिए, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow for old। देखिए, यहां पे इंजॉयमेंट है, फ्लो के बाद आपको इस वर्ड पे, इस लाइन पे जाना पड़ेगा इसका मीनिंग निकालने के लिए। तो देखिए, perhaps मतलब शायद, मे बी जो मॉर्नफुल फ्लो है यानी ऐसे लग रहा है, मे बी ये जो साउंड है ये कैसा है, ये कोई पुराना, अनहैप्पी या फार ऑफ थिंग्स, या हो सकता है इससे भी पुरानी जो है चीजें हो, या हो सकता है कोई बहुत पहले हुआ बैटल हो जिसके बारे में ये मॉर्नफुल जो म्यूजिक है ये गाया जा रहा है। यानी ये शोक गीत जो है, हो सकता है किसी पुराने, किसी अनहैप्पी या कोई ऐसी चीज जो बहुत दूर चली गई है, या कोई बैटल जो बहुत समय पहले हुआ है उसके बारे में हो। यहां पर इस जो है स्ट्रेंजा के अंदर पोइट जो है वो अंदाजा लगा रहे हैं, वो गेस कर रहे हैं कि कोई शायद मुझे नहीं बता पाएगा। तो आई हैव टू अज्यूम दैट कि ये जो लड़की गा रही है ये किस चीज के बारे में, यानी उसका जो टॉपिक है, जो टॉपिक वो गा रही है, जो गाना वो गा रही है, उसका टॉपिक क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 4 लाइन्स आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। और इज इट सम मोर हम्बल ले, हम्बल ले का मतलब कि हो सकता है, हम्बल ले मतलब कोई डेली का, ठीक है, कोई डेली या नॉर्मल डे पे जो कोई ऐसे गुनगुनाते हैं, ले मतलब सॉन्ग। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या हो सकता है ये कोई ऑर्डिनरी सा, कोई सिंपल सा गाना हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में गाया जाए, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या हो सकता है कोई ऐसा रूटीन का यानी एवरी डे लाइफ का जो है पार्ट हो आपका, और उसके ऊपर वो गाना गा रही हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, या हो सकता है कोई नेचुरल सोरो, यानी हो सकता है कोई ऐसा दुख उसको हुआ हो, नेचुरल कोई दुख उसके अंदर क्रिएट हुआ हो, लॉस हुआ हो, या हो सकता है किसी पीड़ा में हो जो कि दैट हैज बीन और मे बी अगेन, या हो सकता है ये कोई बहुत पुराना जो है उसका दुख हो जो उसके जहन में हो, और हो सकता है आज वो फिर से उसके जहन में आ गया और उसके ऊपर जो है वो गाना गा रही है। सो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हमारे पॉइंट, क्या कह रहे हैं, और इज इट सम मोर हम्बल ले, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सोरो, लॉस ऑफ पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, है ना। तो हो सकता है ये पहले से उसको चला आ रहा है, और या हो सकता है ये अभी चल रहा है, या फिर हो सकता है ये पहले का कोई दुख था जो वापस से जो है उसको रिकॉल हो गया और उसके ऊपर वो आज
गुनगुना रही है, अपना दुखड़ा जो है वो आने जाने वाले राहगीरों को सुना रही है। सो आई होप मैंने इसके अंदर आपको बता दिया था कि वेरी फर्स्ट लाइन विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा। इट मीन्स हियर द पोएट इज आस्किंग रेटोरिकल क्वेश्चन। तो रेटोरिकल जो क्वेश्चन है वेरी फर्स्ट लाइन में है। यहाँ पे मेलैंकोलिक टोन, देखिए सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो वर्ड आपका हो सोरो, लॉस, पेन, ये सारे के सारे किसके होते हैं? ये आपके नेगेटिव यानी मेलैंकोली को, जो आपका दुख है उसको जताने वाले शब्द हैं। इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राइटर है उसकी टोन कैसी है? मेलैंकोलिक है। ठीक है। और यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हैज बीन और मे बी अगेन, यहाँ पे इस थीम को यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो है हो सकता है उसके साथ पहले कभी हुआ हो, या हो सकता है अभी उसके साथ ये इंसिडेंट चल रहा हो, दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो इसलिए जो है यहाँ पे इस लाइन के अंदर उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन जो है क्रिएट किया है। देखिए ऑप्शन इसके पॉइंट्स गेस अबाउट द थीम। पहला तो क्या था? हिस्टोरिकल बैटल्स या पास्ट सोरोस, या फिर ऑर्डिनरी डे टू डे लॉस और पेन, यानी इनके ऊपर ही है पूरी। आपको जो है इस पोम में स्टेंजा के अंदर आपको यही पता चला, या तो हो सकता है कोई पास्ट सोरो है यानी कोई हिस्टोरिकल बैटल की बात है, या फिर कोई ऑर्डिनरी डे टू डे लॉस या पेन है जिसके बारे में वो लड़की गा रही है। यानी पोएट को वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो गेलिक लैंग्वेज, स्कॉटिश लैंग्वेज यूज कर रही है। हमारे पोएट तो ब्रिटेन में रहते हैं, वो तो लेक पोएट्स हैं, उनको तो समझ नहीं आएगी उनकी स्कॉटिश लैंग्वेज। वो सिर्फ और सिर्फ उसके जेस्चर, इमोशंस और फील जो है उसके गाने को कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे गेस लगा रहे हैं। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन। ये देखिए यहां पर देखिए, whatever the theme the maiden sang, this is the last stanza of the poem। अब देखिए whatever the theme the maiden sang, maiden का मतलब आपको पता ही है, maiden कौन होती है? वो वुमेन, वो गर्ल, ठीक है, वो जो है माउंटेन गर्ल, माउंटेन लेस, ठीक है। तो maiden sang whatever the theme, कि चाहे उसका थीम कुछ भी हो, वो लड़की चाहे वो माउंटेन गर्ल चाहे कुछ भी गा रही हो, उसका थीम कुछ भी हो, as if her song could have no ending, लेकिन वो इस तरीके से गा रही है, यानी गा कुछ भी रही हो, बट हमारे राइटर जो उनको ये बात समझ में आ रही है, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है एज इफ उसका जो सॉन्ग है वो हैव नो एंडिंग, कि उसका कोई भी एंडिंग नहीं है, यानी वो कभी ना खत्म होने वाला जो है दुखड़ा सुना रही है। ऐसा पॉइंट जो है उनको ऐसा लगता है। I saw her singing at her work and over the sickle bending। अब यहाँ पे आपको फिर से जो है इस लाइन के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि मैंने उसको काम करते हुए देखा, पोएट कहते हैं, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो काम जो कर रही थी कैसे कर रही थी? उसके हाथ में वो सिकल था, वो इंस्ट्रूमेंट, वो टूल था, और उसके ऊपर वो झुक करके, यानी जब फसल काटते हैं ऐसे झुक के काटी जाती है, तो वैसे झुक के जो है ऐसे फसल काट रही है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, एज आई टोल्ड यू, कि वो बेसुध होकर के, मोशनलेस होकर के, एक जगह पे खड़े होकर के उस माउंटेन गर्ल की जो है वॉइस को बहुत ही जो है आप कह सकते हो एनर्जी के साथ, या आप कह सकते हो बहुत ही आराम से, पीस के साथ जो है वो सुनने लग जाते हैं। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मोशनलेस और स्टिल एक ही बात होती है कि मैं बिल्कुल चुपचाप जो है खड़े होकर के उसको सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंटेड अप द हिल का मतलब कि जैसे ही मैं हिल्स के ऊपर माउंट करते हुए, यानी जैसे जैसे मैं ऊपर ऐसे जाता रहा, तो द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, यानी बोर का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर इंपैक्ट, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, यानी मैं तो जो है वो पास्चर एरिया में थी। पास्चर का मतलब क्या है कि वो लड़की जो है जैसे फुट हिल्स हो गए या कोई ऐसे एरिया में जहां घास के मैदान होते हैं, मीडोज होते हैं, वो मीडोज के अंदर या उस खेत फील्ड के अंदर काम कर रही थी, और उस फील्ड के पास से जाते जाते जो है हमारे राइटर यहाँ पर यानी माउंटेन्स में ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी उस लड़की की जो साउंड है, उसका म्यूजिक है, वो उसके कानों में, उसके दिल में अभी भी बसा हुआ था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और लॉन्ग आफ्टर मतलब उसका जो इम्प्रिंट है, उसका जो इफेक्ट है, वो कब तक रहा? वो इम्प्रिंट जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, चाहे मैंने उसको नहीं सुना, उसके बाद जो है राइटर को, पोएट को जो है वो साउंड नहीं सुना, बट स्टिल जो है आफ्टर 2 years उनको वो साउंड ऐसे लग रहा है जैसे आज भी उनके दिल में वो बसा हुआ है। तो इस लाइन से देख लीजिए, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, यानी मैंने सुना नहीं उसके बाद कभी भी उस म्यूजिक को, लेकिन आज भी वो म्यूजिक जो है
मुझे ऐसे लगता है मेरे हार्ट में है, मेरे दिल में बसा हुआ है। सो आई होप यू गॉट द होल जिस्ट ऑफ द पोम, कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोम में जो है बहुत ही प्लेन लैंग्वेज यूज की गई है, बहुत कॉलिक्वल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो है यूज की गई है। अगर मैं आपको नहीं बताती तो आप इजिली इसको जो है कंप्रीहेंड कर लेते, समझ आपको आ जाता। तो देखिए, सिकल बताई दिया, बोर आपको बताई दिया, यहाँ पे जो है इमेजिनेशन कर रहे हैं वो, और थीम ऑफ मेमोरी आपको पता ही है कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनका थीम ऑफ मेमोरी मिलेगा, यानी वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसको मेमोराइज करके वापस से रिकॉल करके और अपने पेन पेपर लेकर के कंपोज कर देते हैं हमारे सामने ब्यूटीफुल पोएम्स। तो देख लीजिए, ये हमारी पोम थी। इसमें आपको जो है सब समझ में आ गया होगा कि पोइट्स फाइनल स्टेट, ही वॉक्स अवे बट कैरीज द म्यूजिक इन हिज हार्ट। ये लास्ट लाइन थी, द पोम परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी जब 2 साल बाद में वो आराम से अपने जो है काउच पे बैठे हुए हैं और उस टाइम पे वो ट्रैंक्विलिटी, शांति में जो है वातावरण में अपनी जो एक्सपीरियंस है अपना, जब वो स्कॉटलैंड गए थे उसको रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके अपनी पूरी की पूरी पोएम जो है आज हमारे सामने लिखकर पेश कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप एंजॉयड इट एंड यू हैव गेट दी आइडिया कि हम लोग जो है एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ द पोम हो, चाहे पोएट के बारे में कुछ हो, या लाइन टू लाइन जो है हम लोग देख रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड को। जैसे लास्ट टाइम सिकल का मीनिंग पूछा था, अगर आपसे अब की बार कुछ भी और इससे रिलेटेड मीनिंग पूछ लेंगे तो यू आर इजिली आंसरेबल। सो नो नीड टू वरी। आप जो है इस तरह की वीडियोस पाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो और कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ जो है शेयर करें। इफ यू आर ऑलरेडी इन जॉब तो आप लोग जो है मेरा साथ दीजिए, मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, मैं ऐसे ही आपका जो है साथ देती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास।